Very good evening, all the participants. Today, we'll be having a look at the case laws. So, let me share my screen with you. And this file I've shared today also in the group. I hope it is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So, innovative industries. In innovative industries, what were the main issues? So, what I have done is, I have given a brief in the first few pages. So, first few pages, if you see, it covers all the case laws and then in detail. So, if you click on this, so you can directly reach any case. Innovative industries, I have tried to find out the keywords also which were used in this particular case or in any particular case. So, innovative industries, let us see what was this case law. ये इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वाला केस लॉ था क्या, एक बार देख लेते हैं. ये था केस लॉ. एक बार पढ़िए जरा मैडम, काजल किरण जी पढ़िए जरा. यस सर. इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, या पहले बताइए क्या क्या मेन इश्यूज थे इसमें. आप पहले ये बताइए, आपने पढ़ाई होगा केस लॉ, तो व्हाट वर द मेन इश्यूज इन दिस केस. सर इसमें मेन इशू था 238 का केस था रिपग्नेंसी में, जिसमें हाँ हाँ महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट और आईबीसी के बीच में था. तो हाँ. जो अब ये जो आईसीसी महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट है, ये क्या बोलता है, ये क्या कहता ये ये मॉरेटोरियम दे रहा था अपने जो सिक इंडस्ट्रीज है उनको. है. हाँ बिल्कुल ठीक है. हाँ उनको मॉरेटोरियम दे रहा था कि 1 साल तक के लिए, मतलब वो अगर नहीं भी पेमेंट करते हैं तो वो फर्दर और इंक्रीज हो जा रहा था. तो आईसीआईसीआई बैंक ने फाइल किया था हम्म एज ए फाइनेंशियल क्रेडिट सेक्शन 7 का एप्लीकेशन. हम्म तो उसने बोला कि इसमें अमाउंट ड्यू और पेबल है ही नहीं, ये कोई हम्म अमाउंट ही नहीं है. तो मतलब ये आप सेक्शन 7 का एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हैं. तो हम्म. उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो अमाउंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा. एंड इट इज पेबल बिकॉज इट इज ड्यू एंड पेबल. और इसमें रिपग्नेंसी इफ टू देयर इज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ आईबीसी ओवर दी महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट. ये एक था और जो सर. इशू था, अपील बाय डायरेक्टर्स, वो क्या था. अपील अर्स्ट वाइल डायरेक्टर्स, इसमें जो डायरेक्टर्स सस्पेंडेड थे उन्होंने अपील किया था. हम्म तो it was actually the first case of हम्म. IB in the of the हाँ. insolvency. हम्म The Supreme Court allowed this case हम्म. कि हाँ अलाउ कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं. बट दिस इज द फर्स्ट केस, सो वी आर अलाउइंग इट बीइंग द हाँ. बिकॉज it will be proper if it is filed by the resolution professional. एक That's और it. इशू था इसमें. इसमें ये था कि पहले ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग में गए थे. तो जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग में गए, तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने बोला हम ना कुछ कुछ पेमेंट करेंगे. ठीक है. डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया नहीं. तो कंपनी ने ये भी आर्गुमेंट लिया कि देखो जी ऐसा है, इन सब ने कहा था हम फंडिंग करेंगे कंपनी को, इन्होंने फंडिंग किया नहीं. इन्होंने फंडिंग किया नहीं, इसलिए डिफॉल्ट हो गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई नहीं है कि भाई अगर डेट ड्यू एंड पेएबल है तो कोई फंडिंग करे ना करे, लेकिन अगर डेट ड्यू एंड पेएबल है और डिफॉल्ट है तो फिर एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी. Yes, sir. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है. ठीक है. अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों. मोबिलॉक्स इनोवेशंस, ये क्या केस था बेसिकली. सर ये मेनली डिस्प्यूट पे था कि हम्म ये मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो आया था ना स्टार टीवी में, नच बलिए प्रोग्राम आया था. हम्म 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 तो
इसके उसमें स्टार टीवी ने दिया था इसको मोबिलॉक्स को, तो मोबिलॉक्स ने किरूसा सॉफ्टवेयर को दिया था हम्म वो करने आगे। तो किरूसा उसको में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था कि आपको नहीं बताना है कि आप मोबिलॉक्स के लिए काम कर रहे हो या स्टार टीवी के लिए काम कर रहे हो। हम्म बट किरूसा सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि हम्म भाई हम काम कर रहे हैं हम्म नच बच लिए। हम्म पेमेंट मांगा उससे तो उसने डिनाई कर दिया, उसने बोला हम आपको पेमेंट नहीं देंगे हम्म बिकॉज हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था लेकिन आपने हम्म इस चीज को डिस्क्लोज कर दिया। हम्म तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं इसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। वो बोल रहे थे डिस्प्यूट इसको मानेंगे नहीं, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मतलब इसको एडमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये था बेसिकली सर इसमें। हम्म तो कोर्ट इसको मान लेती है एज ए डिस्प्यूट बिकॉज डिस्प्यूट इंक्लूड्स करता है डेफिनेशन को, इसमें इंक्लूड्स है मीन्स नहीं है, दैट्स वाई इसको डिस्प्यूट मान लेता है सुप्रीम कोर्ट। हम्म एंड सेक्शन 9 एप्लीकेशन वाज एडमिटेड, नहीं हम्म नॉट एडमिटेड हम्म बिकॉज देयर वाज अ डिस्प्यूट। हम्म। क्या डिस्प्यूट के लिए कोई आर्बिट्रेशन या सूट प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग होना चाहिए, जरूरी है या नहीं? नहीं सर कोई जरूरी नहीं है, बाय ईमेल ऑल्सो। अगर हम्म नोटिस मिलने से पहले अगर वो कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, अगर मेल के हम्म थ्रू अगर उसको इन्फॉर्म किया जाता है देन हम्म इट विल बी कंसिडर्ड दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई आर्बिट्रेशन या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। हम्म। हाँ, लेकिन क्या है कि रियल डिस्प्यूट होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई सिर्फ आप डिले टैक्टिक नहीं होना चाहिए बेसिकली। यस सर, यस सर। तो एक तो एंड और के ऊपर था इसमें। हाँ यस सर, इसमें एंड और था, इसमें वर्ड एंड को और सेक्शन 8 सब क्लॉज 2A में था हम्म कि एंड और की तरह पढ़ना था सर। हम्म। इसमें ये था कि वो मतलब जो डिस्प्यूट है हम्म सर, ये थोड़ा सा ध्यान में नहीं है सर। हम्म। वो ये कहता है कि इट शुड नॉट बी ए पेटेंटली फीबल लीगल आर्गुमेंट और असर्शन ऑफ फैक्ट्स अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। तो बेसिकली क्या कहता है, ए डिस्प्यूट डज ट्रूली एग्जिस्ट इन फैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच मे और मे नॉट अल्टीमेटली सक्सीड। सिर्फ ये देखना डिस्प्यूट है कि नहीं है। एंड द अपीलेंट ट्रिब्यूनल वाज होली इनकरेक्ट इन कैरेक्टराइजिंग द डिफेंस एज वेग, गॉट अप एंड मोटिवेटेड टू इवेड लायबिलिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वी रामाकृष्णन एंड अनदर। नरेंद्र जी बताओ ये क्या केस था एक्चुअली, क्या केस था ये? एनी आइडिया? So monitoring does not apply to uh, जी सर। सर ये पर्सनल गारंटर्स का मेनली केस था हाँ। इसमें जिसमें ये जो वी रामाकृष्णन था ये कौन था? वी रामाकृष्णन कौन था? वो सर गारंटर सर, हम्म पर्सनल गारंटर। हम्म उसमें वही होता है कि सर कि सेक्शन 14 है मॉनिटरिंग का, हम्म वेदर इट विल एप्लीकेबल टू पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेटर्स। हम्म तो डायरेक्टली सेज इट विल नॉट एप्लीकेबल, इट विल बी हम्म एप्लीकेबल टू अ कॉर्पोरेटर्स एंड नॉट अ पर्सनल गारंटर। हम्म। क्रक्स सर। तो moratorium referred to in section 14 can have no manner of application to personal guarantors of a corporate debtor. पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या केस था काजल जी? ये सर नहीं हाँ, सर, ये ये मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा ये हाँ पायनियर बताइए अर्बन है। बताइए हाँ। हाँ, इसमें दो इश्यू है सर। एक तो हम्म जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वाला है, वो पॉइंट तो आएगा कि 238 आईबीसी विल प्रिवेल ओवर रेरा, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज कि 58F का हम्म पॉइंट है। 58F में रेरा है, रेरा एंड आईबीसी, उसमें जो एलओटी है, एलओटी विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर।
हम्म and uh, it will be eligible for these schemes. हम्म ऐसा है मैम, अभी आप उसमें ऐड फर्दर ऐड ऑन करो मैम। हम्म सर मेनली इस केस में ये हुआ था कि इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होम बायर्स है उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिला था हम्म कि दे विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हम्म होम बायर्स। तो ये था, ये सर मेनली लिमिटेशन एक्ट पे था। और रेरा रेरा आईबीसी विल प्रिवेल, बट रेरा मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि वहां पर भी लोग जा सकते हैं। ये चीज था सर। हम्म। आर्सलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार, ये क्या केस था? सर ये 29A का केस था, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू submit resolution plan after the introduction of section 29A into the code. हम्म। और सर 142, हाँ यस मैम प्लीज बोलो। हम्म सर इस केस में ये था कि हम्म। ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कौन कौन से थे इसमें? आर्सलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यू मेटल, ये आर्सलर दोनों। में, हाँ, हाँ ये सर आप बोलिए बोलिए सर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आर्सलर मेटल मेटल एंड न्यू मेटल दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स थे। हम्म तो वो लोग इनएलिजिबल थे सेक्शन 29A में। हम्म तो उनको बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप पहले अपना ड्यूज क्लियर कर लीजिए विद इन 30 days, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सबमिटिंग द रेजोल्यूशन प्लान। हम्म। और आर्टिकल 142 का भी यूज किया गया इसके अंदर। हाँ ये सर 142 आर्टिकल का यूज किया गया था ताकि फिर से उनको वो सीआईआरपी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता, ये क्या केस था? उसमें मेनली सर सीओसी, सीओसी's commercial wisdom, हम्म focuses on COC's commercial wisdom, role of RPRA, COC, jurisdiction of NCLT and NCLT. हम्म This is the key word, sir. We have to हम्म concentrate on this word. हम्म। हाँ। But the fact of the case is, फिर यहाँ पे डिफरेंट रोल्स बताए गए थे सीयूसी का, हम्म आरपी आरए हम्म का, सबका रोल हम्म बताया गया कि सबका रोल क्या है हम्म बेसिकली हम्म। इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एसआर स्टील में। हाँ, तो ये सामने नजर आ रहा होगा आपको। आपको इश्यूज बिफोर एपेक्स कोर्ट क्या क्या इश्यूज थे? रोल ऑफ आरपी क्या है? आरपी का क्या रोल है? आरपी to क्या करता है? manage the, yes, to manage the affairs of the corporate debtor has going concern from the stage of admission of an applicable application under 7, 9, 10 of the court till a resolution plan is approved by the adjudicating authority, हम्म but is also a key person who is appointed or convey meeting of COC so that they may decide upon the resolution plan they are admitted, हम्म and collect and finally admit a claim of all the creditor which may be examined for payment in full or part. वो आरपी का रोल है सर। और रोल ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, हाँ, इसका क्या रोल है? द SC referred unilateral legislative guide and provisions of CRB regulations, namely 36A, 36B, 37, 38, to determine the role of prospective resolution applicant. हम्म The court noted that the PRA, prospective resolution applicant, has the right to receive complete information, has the CD that owned by it and its activity has going concern prior to admission of application under 7, 9, 10 of the code. For this purpose, it is right to receive information contained in information memorandum, has the evaluation matrix. This is the role of PRS sir. और रोल ऑफ रोल सीयूसी ऑफ क्या है? COC में सर मेनली is it's a commercial wisdom of COC that is to decide whether or not to rehabilitate
the CD by means of acceptance of particular resolution plan. The provision of code and regulation outline in detail the importance of setting up such committee and levying decision by to mean requisite majority of the members of the aforesaid COC. कादो जी आप पढ़ो जरा। Yes, sir. हाँ, जिस्ट बता दो इसको पढ़ के क्या है। हम्म 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 कोई Yes. जरूरी नहीं वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। हम्म, तो रोल ऑफ Role of, सीओसी में एक तो हो गया कमर्शियल विजडम, ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट yes, है? sir, feasibility it is clear that पढ़ो। this corporate resolution is ultimately in the hands of the majority vote of the committee of creditors. Nothing can be done for the management of the corporate debtor by the resolution professional, which impacts major decisions to be made in the in, इंटररेग्नम। in between the taking over of management of the corporate debtor and corporate resolution by the acceptance of a resolution plan by the requisite majority of the committee of creditors. हम्म What is to the majority decision of committee of creditors is the feasibility and viability of a resolution plan, which obviously takes into account all aspects of the plan, including the manner of distribution of funds among the various classes of creditors. What is important is that it is the commercial wisdom of this majority of creditors which is to determine through negotiation with the prospective resolution applicant as to how and in what manner the CD corporate resolution, हाँ हाँ। process to take place. तो हम्म मेजरली इसमें बता रहा है ना कि भाई कमर्शियल विजडम ऑफ द सीओसी इज हम्म important and adjudicating authority does not intervene with the हम्म uh, decision of the COC. If हम्म COC has taken the decision upon anything which is commercial, that comes within the commercial wisdom of the हाँ COC, adjudicating authority will not deal with it. हम्म वो सिर्फ ये देखेगी कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, बाकी उन्होंने क्या डिसाइड किया है, मेजोरिटी बस ये होना चाहिए कि मेजोरिटी होनी चाहिए, 66% अप्रूव होना चाहिए, बस वो चेक करेगी। हाँ बाकी उन्होंने इसको लिया नहीं दिया क्या किया, दैट इज नॉट अप और ये एडजुडिकेटिंग। देखेंगे नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। Jurisdiction of NCLT and NCLAT. There is no doubt whatsoever that the ultimate discretion of what to pay and how much to pay each class or subclass of creditors is with the COC, but the decision of COC must reflect the fact that it has taken into account maximizing the value of the assets of the corporate debtor and the fact that it has adequately balanced the interests of all stakeholders, including operational creditors. हम्म This being the case, judicial review of the adjudicating authority that the resolution plan as approved by the COC has met the requirements referred to in section 30 subclause 2 would include judicial review that is mentioned in section 30 subclause 2 subclause E as the provisions of the code are also provisions of law for the time being in force. हम्म Whether equality principle can be applied among secured and unsecured creditors for payment to them under the resolution plan. Treatment should be equitable. वो Whether कहता है इक्वल जरूरी नहीं है, इक्विटेबल होना चाहिए। yes, sir. हम्म Whether committee of creditors can constitute a subcommittee, yes, for administrative purposes. Whether लेकिन अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सीओसी की रहेगी। whether the plan can provide for extinguishment of rights of personal guarantors and whether such a term is binding on them. Yes, claims of guarantors stand extinguished. हम्म नाउ बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता। क्या केस था इसमें, क्या इश्यूज थे? सर ये बेसिकली लिमिटेशन पीरियड पे था हम्म और यहाँ पे section 7 was filed by the financial creditors हम्म and section 9 by हाँ, इश्यूज basically जो लिखे हो यहाँ से पढ़ लीजिए, इश्यूज लिखे हो ना सामने स्क्रीन पे। हम्म yes sir. हम्म Whether an application under section 7 of the code can be filed before adjudicating authority in respect of debt which is barred by limitation act, हम्म whether section 5 of the limitation act applicable to CIRP initiated under section 7 of the code, and whether section 238A as introduced by second amendment act 2018 operate retrospectively. हम्म तो क्या Uh, डिसीजन था इसमें एक्चुअली, व्हाट वाज Code द cannot डिसीजन?
Yes, sir. Code cannot be triggered in the year 2017 for a debt which was time barred, say 1990, as that would lead to the absurd and extreme consequence of the code being triggered by a stale or dead claim, leading to the drastic consequence of instant removal of the present board of directors of the corporate debtor permanently, and which may ultimately lead to and therefore a corporate death. This being the case, the expression debt due in the definition sections of the code would obviously only refer to debts that are due and payable in law, that is, the debts that are not time barred. The Supreme Court have held that at least insofar as the code is concerned, the intention of the legislature from the very beginning was to apply the Limitation Act to the NCLT and the NCLAT while deciding applications filed under Section 7 and Section 9 of the code and appeals therefrom. Section 433 of the Companies Act, which applies to the tribunal and the appellate tribunal, expressly applies the Limitation Act to the appellate tribunal, the NCLAT as well. Significance. The judgment laid down a clear precedent that IBC proceedings are governed by the Limitation Act, ensuring that only legally enforceable, that is, not time barred debts can be subject of CIRP. It prevented misuse of the IBC for reviving old or dead claims. Next case था Chitra Sharma and others versus Union of India. Home buyers CRP start again. हाँ, बेसिकली इसमें था क्या कि जब आईबीसी स्टार्ट हुआ तो होम बायर्स वर नॉट फाइंडिंग प्लेस इन सीओसी। तो चित्रा शर्मा ने पीआईएल फाइल की थी बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ होम बायर्स कि देखो जी, ये जो सीआईआरपी है, इट इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ वाइटल स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। भाई उन लोगों ने अपना पूरा जिंदगी का पैसा लगा दिया है ना। तो इसमें ये कहा गया इस रिट पिटिशन में कि सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, कॉर्पोरेट डेटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है ना। So not being protected by the IBC, the petitioners contended that the rights conferred upon them by special enactments, including Consumer Protection Act and by RERA, could not be divested. Suspension of the right to seek redressal before an adjudicatory forum under Section 14(1)(a) would, it was asserted, leave the home buyers without a remedy. Section 238 of the IBC gives it an instant overriding effect. तो इस केस में क्या हुआ कि सीआईआरपी कंक्लूड हो चुकी थी, लेकिन सीआईआरपी दोबारा से स्टार्ट की और कहा गया कि भाई होम बायर्स को आप इंक्लूड करो। So under the interim directions of this court, a workable arrangement was sought to be put in place by appointing representatives of the home buyer into the COC to facilitate their interest being duly borne in mind. But the point to be noted is that in the absence of a statutory recognition of the position of home buyers as financial creditors, the law did not allow for real and substantive entitlements to them in the COC. फिर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाए गए। These statutory entitlements have been brought in by the ordinance in order to recognize the vital interest of the home buyers in a real estate project and to allow them a statutory status in the insolvency resolution process. तो लेकिन जब तक ऑर्डिनेंस आया तो period of 270 days had expired. The resolution plan of Lakshadweep was rejected and the IRP informed NCLT that no resolution plan had been approved within the extended period of 270 days. So in the present case, a peculiar situation has arisen, as a result of which the status of the home buyers, which had not been recognized prior to 6/6/2018, has now been expressly recognized as a result of the amending ordinance. Having regard to the material change which has been brought about by the amendments of the code by the ordinance and the fact that this court has been in session of the proceedings to ensure that the home buyers are protected, the court was of the view
that it is but appropriate and to do complete justice to secure the interest of all concerned that the CIRP should be revived and COC reconstituted as per the amended provisions to include the home pass. Supreme Court felt that in the facts of the present case, a recourse to the power under Article 142 would be warranted to render complete justice. The power under Article 142 should be utilized at the present stage for the limited purpose of recommencing the resolution process afresh from the stage of appointment of IRP by the order dated 9th August 2017 and resultantly renew the period which has been prescribed for the completion of the resolution process. Anuj Jain. Anuj Jain, IRP for JP Infratech versus Axis Bank. तो ये केस था बेसिकली ऑन PUFE ट्रांजैक्शंस. एक बार पढ़िए जरा, क्या केस था ये, बता सकते हो काजल जी? व्हाट वाज द केस एक्चुअली? हाँ सर, इसमें यहां से पढ़ सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ सकते हो. सर इसमें 1 मिनट में बता रही हूँ सर, 1 मिनट बस. हम्म. सर इसमें बेसिकली क्या केस था याद नहीं आ रहा सर, एक बार. एक केस इसमें ये था, एक कंपनी थी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड. ठीक है. अब जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड थी ना, इसके पास थे लैंड बैंक. ठीक है. और जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड थी, ये थी होल्डिंग कंपनी. सर यस सर, नाउ आई रिमेम्बर. हाँ, अब हुआ क्या कि लोन लिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने, और गारंटी किसने दी? गारंटी दी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने. जेपी इंफ्राटेक वालों ने अपनी लैंड मॉर्गेज कर दी इसमें. लैंड तो उनके पास थी. तो अब जब जेपी इंफ्राटेक की CIRP स्टार्ट हो गई, तो ये जो जयप्रकाश एसोसिएट्स के लेंडर्स थे, इन्होंने कहा भाई हमें भी COC में शामिल करो जेपी इंफ्राटेक की. जबकि वो जेपी इंफ्राटेक के क्रेडिटर्स नहीं थे. वो क्या थे? उन्होंने लोन दिया हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी उनके पास जेपी इंफ्राटेक की थी. अब बताइए. यस सर, वो फिर ये सब्सिडियरी थी और वो होल्डिंग कंपनी थी JIL. तो उन्होंने बोला कि इस तरीके, सॉरी, During CIRP, two of the respondent banks, ICICI Bank and Axis Bank, sought inclusion in the category of FC of JIL. इन्होंने कहा भाई हमें JP Infratech के FC की कैटेगरी में शामिल करो. But IRP did not agree and declined to recognize them as such. ठीक है. Being aggrieved by the decision so taken by the IRP, the said banks preferred separate applications under Section 60 subsection 5 of the code before NCLT while asserting their claim to be recognized. NCLT ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. लेकिन NCLT ने क्या कहा? NCLT however took an entirely opposite view of the matter and upturned the order so passed by the NCLT while holding that the transactions in question do not fall within the mischief of being PUFE transactions and that the lenders in question, the lenders of JL, were entitled to exercise their rights under the code. Sir, next slide. हाँ, अब क्वेश्चन इसमें ये आया कि ये जो PUFE ट्रांजैक्शंस की एप्लीकेशन फाइल की है, एक तो इस पर था, और दूसरा ये था कि जो रिस्पोंडेंट्स थे, दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर JIL ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉर्गेज क्रिएटेड. बेसिकली ये था. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा जो मॉर्गेज डीड है which is entered by JP Infratech to secure the debts of Jayaprakash Associates JAL
ऑब्वियसली अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ जेएल। ठीक है, ये क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट तो है। अब आप ये देखो, हमारा जो 43 सेक्शन है वो क्या कहता है? सेक्शन 43 कहता है कि भाई अगर किसी कंपनी का डेट आपने देना है और आप उसमें कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो, जिससे क्या होता है, वाटरफॉल मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, तो वो पीओएफई ट्रांजैक्शंस में आएगा। यही कहता है 43, है ना? तो इट ऑल्सो नोटेड दैट जेएल वाज आल्सो द ऑपरेशनल क्राइटर ऑफ जेआईएल। तो जेएल ने कहा भाई हम तो ऑपरेशनल क्राइटर भी हैं, है ना? एंड वाज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड strategic support to JIL in various ways. It was also noted that assertion made on behalf of the JIL that JIL has pledged 70.83 crore equity share held in JIL in favor of lenders of JIL had also entered into promoter support agreement to meet the DSRA obligations of JIL towards its lenders and further extended bank guarantee to meet the DSRA obligations. The court concluded that GIL had given a preference by way of mortgage of preference transactions in question for the benefit of JIL for and on account of antecedent financial debt, operational debt and other liabilities owed to JIL. The court held that with the transaction in question, JIL has been put in advantageous position. 43 की बात कर रहा है, vis-a-vis other creditors on the count that JL got a huge working capital, approximately 3,000 crores, by way of loan and facilities extended to it by the respondent lenders. By way of transacting in question, JL liabilities towards its own creditors shall be reduced insofar as the value of the mortgaged properties in question, which is said to be approximately 6,000 crores. So obviously, JL stands clearly benefited and has derived such benefit at the cost of other creditors and stakeholders of JIL. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज हिट बाय सेक्शन 43। स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या केस था काजल जी? व्हाट वाज द केस? बहुत सारे इश्यूज इसमें भी थे। तो की इश्यूज रेज, एक बार पढ़ लीजिए, की इश्यूज रेज क्या थे? Yes, sir. Whether the IBC discriminates between financial and operational creditors under Section 21. Validity of Section 12A of IBC, withdrawal of application after admission. Role and independence of the resolution professional. Alleged excessive delegation of powers to the Committee of Creditors. Overall constitutionality of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या था। मेन पॉइंट ये थे। Differentiation between financial and operational creditors is justified. The court upheld the classification reasoning that financial creditors are typically involved in assessing the viability of a corporate debtor and are better equipped for the task. The classification was held to be reasonable and not discriminatory under Article 14 of the Constitution. Section 12A is valid, allows for withdrawal of insolvency proceedings with 90% approval from COC. The court emphasized that this provision promotes settlement and resolution, and the high threshold is to prevent misuse. Role of resolution professional is administrative. The RP does not adjudicate dispute but only manages the process. Therefore, the appointment of an RP by the COC was found not to compromise independence. COC's powers are not arbitrary. The court found that commercial decisions of the COC are based on the collective wisdom of the creditors and are not subject to judicial review except on limited grounds, example if discriminatory or illegal. IBC is constitutionally valid. The overall scheme of the IBC was found to be fair, non-arbitrary and within the constitutional framework. The code has a legitimate aim, resolution over liquidation, and is structured to promote economic revival. ये बेसिकली फिर कंक्लूजन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं, बाबूलाल वर्धर जी गुर्जर वर्सेस वीर गुर्जर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। ये क्या था केस?
The case involved a challenge to the initiation of insolvency proceedings under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 by a financial creditor against the corporate debtor Veer Gurjar Aluminium Industries Private Limited. The appellant Babulal Varadji Gurjar, promoter or suspended director, contested the proceedings primarily on grounds related to the limitation period and the maintainability of the application. He issues whether the Section 7 application filed by the financial creditor was barred by limitation, whether the corporate insolvency resolution process could be initiated for debts that had become time barred, applicability of Section 137 of the Limitation Act to IBC proceedings. Facts: the corporate debtor, that is Veer Gurjar Aluminium Industries Private Limited, who was engaged in manufacturing of aluminium, and director was Mr. Babulal Varadji Gurjar. Flow of events as below. Adjudicating authority admitted the application under Section 7. Being aggrieved by the decision of adjudicating authority, appellant preferred an appeal before NCLAT. NCLAT held the neither the applicant under Section 7 is barred by limitation nor the claim of respondent number 2 is so barred, and has therefore dismissed the appeal. The discussion foregoing leads to the inescapable conclusion that the application made by the respondent number 2 under Section 7 of the Code in the month of 2008 seeking initiation of CIRP in respect of the corporate debtor with specific assertion of the date of default as 8/7/2011 is clearly barred by limitation for having been filed much later than the period of 3 years from the date of default as stated in the application. The NCLT having not examined the question of limitation, the NCLAT having decided the question of limitations on entirely irrelevant considerations, and the attempt on the part of the respondent to save the limitation with reference to the principles of acknowledgement having been found unsustainable by the impugned orders, deserve to be set aside, and the application filed by the respondent number 2 deserved to be rejected as being barred by limitation. Outcome: the Supreme Court held that the Section 7 application was filed beyond the limitation period without any valid extension through acknowledgement or part payment, hence it was barred by limitation and liable to be dismissed. Significance: reinforced the principle that IBC is not a tool for recovery of time barred debts, mandated strict adherence to the 3-year limitation period for initiating insolvency proceedings, directed tribunals to suo motu consider limitation where applicable, strengthened legal certainty for corporate debtors by disallowing stale claims from triggering insolvency. K. Sasidhar versus Indian Overseas Bank. This case arose under the Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016 involving the rejection of a resolution plan by the Committee of Creditors. The core question was whether the NCLT or NCLAT can interfere with the commercial wisdom of the COC when it rejects a resolution plan. The resolution plan in question was rejected by the COC even though it met the basic requirements. The promoter K. Sasidhar challenged the rejection, arguing that NCLT or NCLAT should have intervened and approved the plan. Brief facts: amendment was made in Section 30 subclause 4 with effect from 6th June 2018. According to the amendment, the requisite percent for approval of resolution plan by COC, which was not less than 75% of COC vote, was reduced to not less than 66%. In case of Kamini Steels and Power India Limited and Innovative Industries Limited, NCLT rejected the resolution plan and directed for initiation of liquidation process. NCLT held that in both the cases, the resolution plan did not garner support of not less than 75% of voting shares of COC, so the same stood rejected and thereby warranted the initiation of liquidation process. Issues before the Supreme Court. Whether the percentage of voting share of the financial creditors specified in Section 30 subclause 4 of the Code is mandatory. What is the role of RP in resolution plan? Where the amendment dated 6th June
2018 regarding voting percentage is prospective or retrospective ratio or decision. According to the resolution applicant and stakeholders supporting the concerned resolution plan, the stipulation in section 30 subclause 4 as applicable at the relevant time in October 17 is only directory and not mandatory. The argument is founded on the expression may occurring in section 30 subclause 4 of the code. This argument does not comment to us in that the word may is Ascribable. the discretion of the COC to approve the resolution plan or not to approve the same. What is significant is the second part of the said provision, which stipulates the requisite threshold of not less than 75% of voting share of the financial creditors to treat the resolution plan as duly approved by the COC. That stipulation is the quiescence and made mandatory for approval of the resolution plan. Upon receipt of a rejected resolution plan, the adjudicating authority is not expected to do anything more but is obliged to initiate liquidation process under section 33 subclause 1. Supreme Court held that COC is called upon to consider the resolution plan under section 30 subclause 4 after it is vested and verified by RP as being complied with all the statutory requirements specified under section 30 subclause 2. The RP is not required to express his opinion on the matter within the domain of financial creditors to approve or reject the resolution plan under section 30 subclause 4. The Amendment Act will have prospective application and apply only to the decision COC taken on or after that date concerning the approval of plan. एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि जब ये अप्रूवल किया गया था सीओसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 75% अप्रूवल नहीं मिला। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास था केस और इन द मीन टाइम क्या हुआ, ये अप्रूवल ये हो गई परसेंटेज 66। तो जो प्रमोटर था, प्रमोटर ने ये कहा कि भैया एनसीएलटी इसको अप्रूव कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देखो भाई ये अमेंडमेंट जो है प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है और सीओसी को देखना है, ये परसेंटेज के बारे में हम इंटरफियर नहीं कर सकते। उस टाइम परसेंटेज 75 थी, 75% अप्रूवल मिले नहीं इसको तो रिजेक्ट हुआ, तो लिक्विडेशन होगा कंपनी का, ये इशू। नेक्स्ट देखिए मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पढ़िए मैडम क्या है ये मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली इसके ऊपर है कि जॉइंट एप्लीकेशन, आपको मालूम ही है सेक्शन 7 में क्या होता है, जॉइंट एप्लीकेशन इज ऑल्सो अलाउड application jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project or not less than 10% of the total number of allottees under the same real estate project whichever is less। अब हुआ क्या कि ये अमेंडमेंट आ गया, क्वेश्चन ये उठा कि जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है उनका क्या होगा। तो पिटिशनर ने क्या कहा, पिटिशनर ने कहा कि भैया ऐसा है, ये जो सेकंड प्रोवाइजो है वो कहा भाई हम 100 बंदे कहां से ढूंढ के लाएं, हम तो अलॉटीज एक दूसरे को जानते नहीं, हम 100 बंदे कहां से ढूंढ के लाएंगे, कि ये तो अनरीजनेबल है, आर्बिट्ररी है, इरेशनल है, अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, एंड इट वायलेटेड बेसिक फंडामेंटल राइट्स। It was contended that the amendments resulted in hostile discrimination between the petitioners and the other financial creditors lacking any intelligible differentia। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इट अपहेल्ड द प्रोविजंस अमेंडिंग सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड। क्योंकि पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि चाहे, क्योंकि उस टाइम तो लिमिट भी 1 लाख थी, 1 करोड़ तो थी नहीं, तो 1 लाख में क्या होता था, एक होम बायर भी पूरी कंपनी को सीआईआरपी में ले जा सकता था और 12 भी नहीं था उस टाइम। तो 12 नहीं था तो इसका मतलब क्या था, एक बार सीआईआरपी डेबिट हो गई तो फिर तो सीआईआरपी कंप्लीट होगी ही। मतलब एक बार बंदा ऑपरेशन थिएटर में चला गया तो फिर तो उसका ऑपरेशन होके ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि उसको पहले ही बाहर निकाल दो, बाद में 12 आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्या कहा,
उसमें एक है डज नॉट मैटर वेदर पर्सन हैज वन और मोर अलॉटमेंट्स इन द नेम ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो जितनी भी इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट्स हैं दे वुड क्वालिफाई एज सेपरेट अलॉटीज एंड वुड बी काउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ 100 allottees or 1/10 of the allottees. It was then clarified that in case of a joint allotment to more than one person, the allotment is to be treated as a single allotment. ठीक है, और इन्होंने ये कहा था एक्चुअली कि भैया ऐसा है, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को रिवाइज कर लो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज विथड्रॉन। इस केस में फिर थोड़ा ज्यादा टाइम उन्होंने दे दिया था। ये था इशू। पी मोहन राजन दास वर्सेस शाह ब्रदर्स। क्या केस था मैडम, बताइए काजल जी। काजल किरण जी, आर यू देयर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर था सर। हाँ, और क्या केस था ये, पढ़ लीजिए एक बार। ये ये था मेनली कि डायरेक्टर्स के कंपनी के अगेंस्ट में तो नेगोशिएबल नहीं चल सकता है, लेकिन हम्म। हम्म। डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में तो नेगोशिएबल चल सकता है। मॉरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में, ये था सर। ना, बिल्कुल यही था। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वर्सेस अमित गुप्ता एंड अदर्स। ये क्या केस था? सर इसमें था अ, ये जो सस्पेंड कर देता है पावर पीपीए एग्रीमेंट की, भाई उसको नहीं देंगे जस्ट बिकॉज वो इंसॉल्वेंसी में चला गया है, इसलिए तो इसको हाँ। हम्म। इसको सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, कोई और रीजन हो तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये पीपीए आप उनको देना ही पड़ेगा, पावर एग्रीमेंट जो हो रखा है। हाँ। हम्म। उसमें ये कहा भाई देखो, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों टर्मिनेट किया? आपने इसी ग्राउंड पर टर्मिनेट किया कि सीआईआरपी इनिशिएट हो गई, है ना? लेकिन जैसा सीआईआरपी में तो आरपी हैज टू मेंटेन द कॉर्पोरेट डेट एज ए गोइंग कंसर्न, और अगर आप टर्मिनेट ही कर दोगे पावर परचेज एग्रीमेंट तो दैट वुड रेंडर द कॉर्पोरेट डेटा डिफंक्ट। तो इसलिए आप इसको जो है कैंसिल नहीं कर सकते पावर परचेज एग्रीमेंट। The NCLT correctly state the termination of the power purchase agreement by the appellant, since allowing it to terminate the power purchase agreement would certainly result in the corporate death of the corporate debtor due to the PPA being its sole contract. अरुण कुमार जगत राम का वर्सेस जिंदल स्टील। ये बेसिकली केस है सेक्शन 29A पर, कि सेक्शन 29A में ही वॉज ए इनएलिजिबल एप्लीकेंट। ठीक है, लेकिन अब ये सेक्शन 230 की एप्लीकेशन लगाई किसने? अरुण कुमार जगत राम का ने, जो कि प्रोमोटर था जीएनसीएल का, गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड का। लेकिन ये 29A में इनएलिजिबल था। तो क्वेश्चन ये उठा कि जो पर्सन इनएलिजिबल है 29A में, क्या वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम ला सकता है? द आंसर वाज नो। तो तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो इनएलिजिबल है 29A में, ना तो वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन ला सकता है और ना ही वो लिक्विडेशन में कंपनी को परचेस कर सकता है, दोनों चीज। क्वेश्चन ये था पहला, वेदर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अंडर आईबीसी द स्कीम फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कैन बी मेड। द आंसर वाज यस, कि ठीक है, ड्यूरिंग लिक्विडेशन यू कैन ब्रिंग ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सेकंड क्वेश्चन ये था, इफ सो परमिसिबल whether the promoter is eligible to file application for compromise arrangement while is ineligible under 29A। तो उसमें ये कहा कि prohibition placed by the parliament in section 29A and proviso to section 35(1)(f) of the IBC must also attach itself to a scheme of compromise or arrangement when the company is undergoing liquidation under the auspices of the IBC। तो आप scheme of compromise or arrangement भी नहीं ला सकते if you are ineligible under 29A। लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें केस क्या था? इसमें केस बेसिकली ये था कि जो डेटर है, जो प्रिंसिपल डेटर है, जो बोरोवर है, वो नॉन कॉर्पोरेट पर्सन है और जो गारंटर है वो कॉर्पोरेट पर्सन है।
तो इशू इसमें ये उठा कि क्या आप गारंटर के अगेंस्ट में सेक्शन 7 एप्लीकेशन ला सकते हो, जबकि जो डेटर है, जो प्रिंसिपल डेटर है जिसको लोन दिया गया, वो सोल प्रोपराइटर है। क्वेश्चन ये था इसमें। तो कैन ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट गारंटर अंडर सेक्शन 7 इफ द प्रिंसिपल बोरोवर इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है। और दूसरा ये कि फ्रॉम व्हेन इज द लिमिटेशन पीरियड टू बी कैलकुलेटेड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी इन सच केसेस। एक बार पढ़ लीजिए मैडम, क्या केस है? Yes. The bank extended the credit facility to Messrs. Mahavir Construction, a proprietary firm of the appellant, through two loan agreements in year 2007 and 2008 for a term loan of rupees 9.60 crores and a further amount of rupees 2.45 crore respectively. The loan amount was disbursed to the principal borrower. Messrs. Surana Metals Limited had offered guarantee to the two loan accounts of the principal borrower. The stated loan accounts were declared NPA, non-performing asset, on 31/2010. The financial creditor then filed an application under Section 19 of the Recovery of Debts to Bank and Financial Institutions Act 1993 against the principal borrower before the Debt Recovery Tribunal at Kolkata. This application came to be resisted on diverse counts and specifically on the preliminary grounds that it absolutely was not maintainable because the principal borrower wasn't a corporate person, and further it had been barred by limitation because the date of default was 31/2010, whereas the application had been filed on 13/3/2019, that is beyond the period of 3 years. This judgment clarified that corporate guarantors are independently liable under IBC even if the principal borrower is not a company. Financial creditors have the right to initiate CIRP against guarantors without first proceeding against the principal borrower. Strengthened creditors' hands in enforcing guarantees through insolvency, reinforced the doctrine of coextensive liability of guarantors. नेक्स्ट केस है घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड थ्रू ऑथराइज सिग्नेटरी वर्सेस एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। This case clarified the finality and binding nature of an approved resolution plan under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It focused particularly on the effect of Section 31, Subclause 1 of the IBC and the 2019 amendment that added an explanation to it. The dispute arose because some creditors attempted to pursue claims against the corporate debtor even after the resolution plan was approved, arguing that their dues were still recoverable. Key issues are all claims, including statutory dues like taxes, extinguished once a resolution plan is approved. Under Section 31, Subclause 1 of IBC, can any creditor, including government departments, continue to pursue claims not part of the resolution plan? Decision. The Supreme Court held that no creditor, including government authorities, can initiate or continue proceedings for claim not part of the approved resolution plan. All such claims stand extinguished once the plan is approved. Brief facts. In Ghanshyam, Supra and other similar matters, various tax authorities and government departments pressed their claims against the CD even after the resolution plan was approved by the adjudicating authority. A major issue was raised in relation to the claim that did not form part of the resolution plan. It was argued that such claims be permitted to be enforced even after the resolution plan was approved. In the matter of one of the connected matters, that is Edelweiss's Asset Reconstruction Company Limited versus Odisha Manganese and Minerals Limited and others, the Honorable NCLAT, while dismissed the appeal, left it open for these creditors to press their claims before a civil court or appropriate forum. The Honorable Supreme Court has set aside the NCLAT's findings and reiterated the law laid down in COC of SR Steel India Limited and through authorized signatory versus Satish Kumar Gupta and others, wherein the Supreme Court categorically held that once the resolution plan is approved, all claims stand extinguished and the CD is
handed over to the resolution applicant as a fresh slate. Significance. The ruling gives certainty and finality to resolution plans, encourages resolution applicants by protecting them from past liabilities, strengthen the clean slate doctrine, which is critical to effective corporate rescue, clarifies that statutory dues are not immune from discharge under IBCU. नेक्स्ट है प्रताप टेक्नोक्रेट्स वर्सेस मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ रिलायंस. Corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 was commenced against Reliance Infratel Limited wide order dated 15th May 2018 by the National Company Law Tribunal. Pursuant to such order, an interim resolution professional was appointed and COC was formed on 24th May 2019. After due deliberation between the COC and the prospective resolution applicants, the plan submitted by Reliance Digital Platform and Project Services Limited, successful resolution applicants, was approved by the COC with 100% vote. On 2nd March 2020, on the basis of its feasibility, viability, and implementability. An appeal was filed under Section 62 of IBC by Pratap Technocrats and others applicants who are operational creditors of the corporate debtor before NCLT on the ground of unfair and inequitable treatment of OCs and material irregularities in accumulation and dispersal of funds. It was also argued that there was a haircut of 90%. Furthermore, it was contended that the CIRP in itself was conducted in a secluded manner and the OCs were not made aware of the ongoing process. The appellant herein claimed that it has 90% of total operational debt and in small and medium sized company who has not been given the regard by the COC. The application filed by Doha Bank, one of financial creditors, was also brought at the stage of submissions to raise the contention that many financial creditors were excluded from the COC. It was contended that the NCLT failed to consider the implication of such exclusion of financial creditors in the COC and that such exclusion resulted in increasing the rate of recovery for the financial creditors from 10.32% to 91.98%. A contention was raised by the appellant that the realizable value of preference shares held by the wholly owned subsidiary of the corporate debtor, namely Reliance Bhutan Limited, in Reliance Realty Limited, was excluded from the liquidation value. It is pertinent to note that these preference shares were to be segregated and reserved for realizing rupees 800 crore for financial creditors as per the appellant's submissions. The apex court, however, noted that this was factually incorrect on the basis of the valuation report submitted by the appointed valuers. Apex court verdict. On the application filed by Doha Bank, it was held that such application has no bearing on the present matter and rejected any contention raised with respect to the same. For the issue on jurisdiction of approval of resolution plan, the apex court once again upheld the wisdom of COC and held that once an adjudicating authority is satisfied that a resolution plan has been approved in compliance with the provisions of IBC and majority vote of the COC, the adjudicating authority shall mandatorily cease its jurisdiction. Focusing on the powers and functions of an adjudicating authority under IBC, it was noted that it is creature of statute and is required to function within the realms of such statute only. In the end, the apex court upheld the COC wisdom, who approved the plan with a 100% vote in the present case, and noted that the adjudicating authority is confined to the discipline and boundary of the statute and is only required to ascertain if a resolution plan meets the criterion under the IBC. Therefore, the appeal was dismissed. नेक्स्ट, एबिक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एडुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड. ये केस बेसिकली क्या है? ये केस आया था ये जब कोरोना टाइम में. हुआ क्या
रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पड़ा रहा 2-3 साल तक। तो इन द मीन टाइम जो ये कंपनी थी एबिक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हम अपना प्लान विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो प्लानिंग थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई थी कोरोना के टाइम के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि एक प्लान जो कि सीओसी ने अप्रूव कर दिया है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है, क्या उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विड्रॉ कर सकता है? दिस वाज द मेन क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कि भाई एक बार जो प्लान हो गया सबमिट एनसीएलटी को, वो उसको आप विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं कर सकते बिफोर इट इज अप्रूव। तो एक बार पढ़ लीजिए। ABEX Singapore submitted a resolution plan for Educom Solutions Limited, which was approved by the Committee of Creditors and then submitted to the National Company Law Tribunal for approval of under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Before the NCLT could approve the plan, ABEX sought a withdraw or modify the resolution plan, citing post-submission developments and alleged suppression of material facts by the corporate debtor. This raised a fundamental question: can a resolution applicant withdraw or modify the resolution plan after it has been submitted to the NCLT for approval but before it is approved? Key legal issues: whether a resolution applicant has the right to withdraw or modify its resolution plan after submission to the NCLT under Section 31 of the IBC. What is the scope of judicial discretion under Section 31 in such scenario? Whether NCLT has power to allow withdrawal of resolution plan submitted for its approval after approval of COC and COC rejected withdrawal application. The National Company Law Tribunal had allowed the application filed by ABEX under Section 60 subclause 5 of the Code to withdraw the resolution plan submitted by it for EduCamp. While reversing that order, the NCLAT held that the application seeking to withdraw from the resolution plan could not have been allowed. Supreme Court's observations. The Supreme Court considered the correctness of the aforesaid under NCLAT. It was inter alia held and observed as under. Decision: the court rejected ABEX Singapore's request to withdraw its resolution plan. It held that resolution applicants have no right to withdraw or seek modification once the plan is submitted to the adjudicating authority. Conclusion: the above stated observations of the Supreme Court in ABEX affirm the findings of NCLAT that a resolution plan approved by the COC cannot be allowed to be withdrawn or modified by the successful resolution applicant by approaching the adjudicating authority. नेक्स्ट केस है ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। This case challenged the validity of the central government's notification dated 15/11/2019, which brought personal guarantors to corporate debtors under the purview of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, allowing insolvency proceedings to be initiated against them under Part 3 of the Code. Petitioner's argument: Lalit Kumar Jain. The notification was unconstitutional and ultra vires. It amounted to impermissible selective application of IBC only to personal guarantors while excluding other individuals or partnership firms. It created artificial classification without any rational nexus to the objectives of IBC. आपको याद होगा जब आईबीसी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में पर्सनल गारंटर्स भी नहीं थे, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन में क्या कहा कि कौन से पर्सनल गारंटर उसमें आएंगे? जिन्होंने कॉर्पोरेट को गारंटी दी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। अगर आप सेक्शन 2 देखोगे तो सेक्शन 2 से आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 2 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 में पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स अलग आए, और ये अमेंडमेंट कब आया आपकी? 2019 में। और फिर इंडिविजुअल्स अदर देन पर्संस रेफर टू इन क्लॉज ई, उनको अलग कर दिया। मतलब इंडिविजुअल को ही दो पार्ट में कर दिया। एक इंडिविजुअल वो जिन्होंने गारंटी दिया टू कॉर्पोरेट डेटर, और अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने गारंटी नहीं दी उनके लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना।
तो नोटिफिकेशन उन्होंने कहा सेलेक्टिव है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज द केस। आप पढ़ लीजिए। Is the central government notification bringing personal guarantors under IBC valid? Can personal guarantors to corporate debtors be proceeded against independently under IBC? Is the classification of personal guarantors as a distinct category constitutionally valid? Supreme Court observation and ruling. Personal guarantors form a distinct class. The court held that personal guarantors to corporate debtors have intimate connection with the corporate debtors' obligations and financial health. The classification is reasonable and based on intelligible differential. Valid use of delegated legislation. The central government has the power under Section 1, Subclause 3 of the IBC to enforce different provisions at different times. The notification was a valid exercise of that power and aligned with legislative intent. No conflict in liability. The court reiterated that the liability of a guarantor is coextensive with that of the principal debtor as per Section 128 of the Indian Contract Act. Proceedings against the guarantor can continue independently even if the corporate debtor is undergoing CIRP. विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक। The Supreme Court in Vidarbha applied the literal interpretation test and held that the use of the word may confers upon the NCLT the discretion to admit the application after it is satisfied of the existence of debt. Further, अब it आप अगर held that सेक्शन देखो, अगर आप देखो सेक्शन 7 अगर देखोगे तो सेक्शन 7 में क्या कहता है कि डिफॉल्ट हो गया और एप्लीकेशन कंप्लीट है। उसके बाद में भी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे एडमिट। और सेक्शन 9 में क्या लिखा है? सेक्शन 9 में लिखा है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल। तो इस क्वेश्चन में इसी पॉइंट पर एक केस था कि सेक्शन 7 में तो मे लिखा है और सेक्शन 9 में शैल लिखा है। तो अगर मे लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफॉल्ट भी है, एप्लीकेशन भी कंप्लीट है, उसके बाद भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें ये था। पढ़ लीजिए भाई। in the review petition, reliance was placed on the Supreme Court's judgment. The Supreme Court in Vidarbha applied the literal interpretation test and held that the use of the word may confers upon the NCLT the discretion to admit the application after it is satisfied of the existence of debt. Further, it is held that Section 9, Subclause 5 of the IBC, by using the word shall in the context of an application made by an operational creditor, highlights a deliberate legislative intent to differentiate between just a minute. बिटवीन एप्लीकेशंस मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अब ये जो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन है ये क्या है? रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर लॉ ने कोई बात लिखी है तो उसका मतलब है। अगर उसने मे लिखा तो मे में उसके लिखने का मतलब मे ही था, और अगर कहीं शैल लिखा तो शैल भी सही लिखा है। मतलब लॉ में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और आप उसको लिटरली इंटरप्रेट करो। अगर मे लिखा है तो मे समझो और शैल लिखा है तो शैल समझो। ठीक, ये तो था केस। उसके बाद में क्या हुआ, इसी में ना एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। तो रिव्यू पिटिशन में क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया भाई सुप्रीम कोर्ट का पुराना कोई डिसीजन है, ES कृष्णमूर्ति वर्सेस भारत हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ही कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड ओनली टू वेरीफाई वेदर ए डिफॉल्ट हैज अकर्ड और इफ ए डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट की कोई पुरानी जजमेंट थी उसका हवाला दिया गया इस कोर्ट की जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ ये देखना है कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर उसके हिसाब से ही the adjudicating authority must then either admit or reject an application respectively. These are the only two courses of action which are open to the adjudicating authority in accordance with section 7 subsection 5. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई ऐसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईबीसी का? ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईबीसी इज नॉट टू पेनलाइज सॉल्वेंट कंपनीज। मान लो टेम्परेली किसी का डिफॉल्ट हो गया तो ये थोड़ी कि आप उसको CIRP में ले जाओगे। टेम्परेली डिफॉल्टिंग इन रीपेमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल डेट्स,
by initiation of CIRP. While this is not disputed, it is also true that the IBC was designed to expedite insolvency disputes in a transparent and predictable manner. An important aspect behind the failure of SICA was the significant degree of court involvement in the rescue process. The BLRC noted that it took 5 to 7 years for a Sikh industrial company to be revived under the previous legislations due to routine challenges to the appellate courts on the merits of insolvency in the process. As a result, the IBC has always advocated for a minimum judicial intervention approach. It is evident from the BLRC report and the cited Supreme Court judgments that the NCLT should not look into the merits of the case and must restrict its analysis to the existence of default. This hands-off approach is not restricted to the stage of admission. ठीक है? तो dilution of the powers of the Committee of Creditors. The Committee of Creditors is empowered to file an application of withdrawal and end the process of resolution under Section 12 of the IBC. This provision, which requires an approval from 90% of the voting share, can be perceived as an existing fail-safe in the IBC, which prevents abuse of the insolvency process. Ultimately, this decision is left to the commercial wisdom of the Committee of Creditors and not the NCLT to decide. तो कंक्लूजन क्या था? द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल अनडाउटेडली बी टेकन इनटू सीरियस कंसिडरेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, व्हिच इज रिपोर्टेडली कंसीडरिंग ए फ्रेश सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू द आईबीसी 2022, और जो अब आए हैं. प्रेजेंटली दिस जजमेंट स्टैंड्स इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द बीएलआरसी रिपोर्ट्स एंड द प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इनोवेटिव एंड स्विस रिबन्स. ठीक, ये था. अगला केस है न्यू उखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस आनंद सोनभद्र. इसमें क्वेश्चन ये था कि ये जो नोएडा अथॉरिटी ने जो लैंड दे रखी है, नोएडा अथॉरिटी ने लीज दे रखी है, और मान लीजिए कोई आदमी उसके लीज रेंटल की पेमेंट नहीं करता, तो जो लीज रेंटल की जो अनपेड लीज रेंटल है वो फाइनेंशियल डेट है या ऑपरेशनल डेट है. नोएडा अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई हमें भी सीओसी में इंक्लूड करो, क्योंकि इन्होंने हमसे लीज पर लैंड ली और इन्होंने पैसे नहीं दिए. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि कैन लीज रेंटल्स पेएबल अंडर ए लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल डेट, एंड इज नोएडा ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इन सच ए कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए मैडम क्या है ये. Yes. हाँ. Definition of financial debt is narrow and specific. Financial debt under Section 5(8) involves disbursement of money against consideration for time value of money. The court held that no disbursement of money by Noida occurred in this case. Simply granting leasehold rights in land does not constitute a financial transaction under IBC. Time value of money must be inherent. The periodic lease payments were not made against a loan or credit facility. The court emphasized that deferred payment obligations like lease rents do not by themselves create financial debt unless tied to a disbursed sum carrying time value of money. Noida is not a financial creditor. Since the essential ingredients of a financial debt were missing, particularly disbursement and time value of money, the court held that Noida is not a financial creditor under the IBC. Therefore, Noida cannot initiate proceedings under Section 7 nor participate in the Committee of Creditors as a financial creditor. In this landmark judgment, the Supreme Court held that Noida isn't a financial creditor, as a lease agreement with restrictive clauses cannot be determined as a financial lease. Leasing of a plot with a restrictive clause didn't amount to finance lease relied on Asia Brown Boveri Limited versus Industrial Finance Corporation of India and others. And definitions under lease financing and hire purchase by Dr. J.C. Verma. Recourse shall be taken to Section 5(8) subclause D of IBC and Rule 62 and 65 of Indian Accounting Standards to determine what shall be deemed as a financial lease, as a liability should be arising from the said lease. Reliance has also been placed on case of Phoenix Arc Private Limited versus Ketul Bhai Ram Bhai Patel, where it was argued that when there is absence of disbursement, which is a primary element of the Section 5 subclause 8F, reliance cannot be placed on the same. नेक्स्ट केस है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड एंड अदर्स. ये क्या केस था?
Messrs. MBL Infrastructure Limited, respondent number 1 was set up by Mr. अंजनी कुमार Anjani लखोटिया। Lakhotia in the early 1990s. Loans or credit facilities were obtained by respondent number 1 from SBI as a lead bank. On the failure of respondent number 1 in terms of repayment, some of the respondents, a consortium of banks, were forced to invoke the personal guarantees extended by respondent number 3, that is, the Messrs. State Bank of Bikaner and Jaipur merged with State Bank of India, with RBL Bank having issued notices under Section 13 of the SARFAESI Act 2002, followed by Allahabad Bank and State Bank of Bikaner and Jaipur. Messrs. RBL Bank filed an application to initiate a corporate insolvency resolution process against respondent number 1, leading to a moratorium and an additional 90 days of CIRP. Two resolution plans were received by the resolution professional, one authored by respondent number 3 prior to the introduction of section 29A of IBC. The Insolvency and Bankruptcy Code Amendment 2017 introduced section 29A to the code. Respondent number 3 filed an application for a declaration that he was not disqualified from submitting a resolution plan. The adjudicating authority ruled that there is no disqualification per se under section 29A subclause H of the code, as liability under a guarantee arises only upon its invocation. Respondent number 3 could not be considered a defaulter for breach of the guarantee. Respondent number 3 filed an application invoking section 60 of the code, and a further amendment to section 29A subclause H came into effect on 2018, which states that a person is not eligible to submit a resolution plan if they have executed an enforceable guarantee. Arguments advanced by the appellant. Respondent number 3 was ineligible to submit a resolution plan under section 29A of the code due to several personal guarantees signed in favor of different creditors of respondent number 1. The adjudicating authority ignored this information on both occasions, and even respondent number 2 was unable to present it. This means the presumption used by the adjudicating body to determine that respondent number 3 was qualified to submit a resolution plan is initially false. Section 29A H, the section 34 must be interpreted using the same analogy, meaning the disqualification becomes effective as of the application date. Fraud taints all solemn acts, so the appeal should be granted. Legal ineligibility cannot be removed by alleged estoppel. The appellate tribunal's order confirming the adjudicating authority's decision must be set aside, as the appellant was not a party before it on previous occasions. Arguments advanced by the respondent. This court does not have to intervene in a decision made by the COC to be satisfied with the experts' report on the viability and feasibility of the resolution plan. The revised plan approved by the appellant tribunal is an improvement over the original one provided by respondent number 3. The court's objective must be read in conjunction with section 29A. The appellant is restrained from contesting respondent number 3's eligibility to submit a resolution plan in accordance with section 29A subclause H, meaning that a personal guarantor is only prevented from submitting a resolution plan when the creditor using the adjudicating authority's jurisdiction has used a personal guarantee that the resolution applicant had executed in their favor. While Allahabad Bank and State Bank of Bikaner and Jaipur's use of a consortium guarantee under Section 13 subclause 2 of the SARFAESI Act 2002 is an ex-failure because of the agreement between the members, RBL Bank did not invoke a personal guarantee. Before the adjudicating authority, neither the Allahabad Bank nor the State Bank of Bikaner and Jaipur had submitted an application. The counsels for the respondents have sought to rely on the decisions of Swiss Ribbons Private Limited, K.N. Rajkumar, ArcelorMittal India Private Limited, and Committee of Creditors, SR Steel India Limited. इसमें बेसिकली केस था क्या था? केस ये था कि
एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? कैनरा बैंक। और गारंटी इसने कैनरा बैंक को तो दी नहीं, गारंटी इसने दी है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को और अलाहाबाद बैंक को। ठीक है, तो वो ही कहता है कि 29A, अगर हम 29A का एच क्लॉज देखें तो 29A का एच क्लॉज क्या कहता है कि जिसके फेवर में गारंटी दी हो और वो इन्वोक हो जाए, वो अनपेड रहे और उसी ने एप्लीकेशन लगाई हो, तब ये इनएलिजिबल रहेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो उन्होंने कहा भाई कैनरा बैंक को तो गारंटी दी ही नहीं, गारंटी इन्होंने दी इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई नहीं, ये था। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा एलिजिबल है अंडर 29A। दिस वाज द केस, स्टेट टैक्स ऑफिसर वर्सेस रेनबो पेपर्स। इसमें बेसिकली क्या केस है? केस इसके अंदर ये है कि गुजरात गवर्नमेंट के ड्यूज थे बेसिकली। तो गुजरात वैट एक्ट क्या कहता है? गुजरात वैट एक्ट ये कहता है कि भाई अगर किसी डीलर के ड्यूज हैं तो वो क्या होंगे, उसमें गवर्नमेंट का फर्स्ट चार्ज होगा बेसिकली। तो क्वेश्चन इसमें ये उठा कि क्या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्सप्लिसिटली आपको क्रिएट करना है, या इट कुड बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑल्सो। क्योंकि गुजरात वैट एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 48 में कि भाई जो क्लेम्स हैं ऑफ दिस टैक्स डिपार्टमेंट, इट स्क्वायरली फॉल्स विद इन डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उन्होंने कहा भाई डीलर का कोई भी ड्यूज होगा तो उस पर फर्स्ट चार्ज किसका रहेगा? वैट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ये था इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट कुड बी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑल्सो। द डेफिनेशन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द कोड डज नॉट एक्सक्लूड एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर बन सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस टुलिप स्टार होटल्स लिमिटेड एंड अदर्स। Shall I read, sir? एक मिनट, इसमें इशू क्या आया? इसमें इशू ये आया कि ये जो अगर कोई सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उससे कोई इट डजंट प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ सेक्शन 7 एप्लीकेशन। तो आईबीसी प्रोवाइड्स ए समरी रेमेडी एंड सिविल लिटिगेशन डज नॉट ओवरराइड दिस स्पेशल मैकेनिज्म, and that if it is valid and enforceable, the court held that ARCIL had established a valid financial debt which arose from financial facilities extended and assigned to it. That was due and payable, and there was no bar under law to its enforceability. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल है, और सिविल सूट या जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है, इट डज नॉट प्रिवेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 7. So it clarified that Section 7 focuses solely on debt and default, not broader commercial disputes. It strengthened the role of financial creditors in initiating CIRP, and it reinforced the priority of the IBC mechanism over other civil remedies in case of financial default. ठीक, तो इसमें क्या था, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 7, लेकिन जो टुलिप स्टार होटल्स था इन्होंने चैलेंज किया कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल क्योंकि हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, एंड क्वेश्चन सराउंडिंग द नेचर एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द डेट। उन्होंने कहा हमारा मैटर आर्बिट्रेशन में चल रहा है, जब आर्बिट्रेशन में चल रहा है तो ये सेक्शन 7 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लग सकती है। सेक्शन 7 में आपको डेट और डिफॉल्ट देखना है। सेक्शन 9 डिफरेंट है, सेक्शन 9 में डिस्प्यूट्स रेलेवेंट है, लेकिन सेक्शन 7 में डिस्प्यूट्स रेलेवेंट नहीं है। एंड पेंडेंसी ऑफ सूट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स डज नॉट प्रिवेंट द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेक्शन 7 एप्लीकेशन। नेक्स्ट केस है सुरेश भट्ट लिक्विडेटर ऑफ एबीजी शिपयार्ड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पढ़ लीजिए एक बार केस क्या है। बेसिकली सेक्शन 14 के ऊपर है कि
सेक्शन 14 में क्या क्या आप कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ कस्टम्स के क्लेम थे। तो कस्टम्स के क्लेम में आप अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते ड्यूरिंग सीआईआरपी, या रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो। दिस वाज द मेन इशू। एक बार पढ़ लीजिए क्या है। यस। The Supreme Court observed that once the moratorium is introduced, either under Section 14 or Section 33 surplus 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the authorities under the Customs Act 1961 have limited powers to the extent that they can only initiate assessment or reassessment of the duties and other levies and cannot initiate recovery proceedings. हाँ देखिए, The जहां तक इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में भी यही है। इनकम टैक्स की असेसमेंट हो सकती है इवन ड्यूरिंग सीआईआरपी, रीअसेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन रिकवरी नहीं हो सकती। यस प्लीज। ABG Shipyard Corporate Debtor is a company in the business of shipbuilding. It regularly imports various materials for the purpose of constructing ships. Some of these goods were stored by the corporate debtor in custom bonded warehouses in Gujarat and container freight stations in Maharashtra. When corporate insolvency resolution process was initiated against the corporate debtor by the order dated 2/8/2017 passed by the National Company Law Tribunal, Ahmedabad. Thereafter, the interim resolution professional appellant on 21/8/2017 sought for the custody of the warehoused goods from the Central Board of Indirect Taxes and Customs respondent and requested them not to dispose of or auction the same. Thereafter, from 29/3/2019 to 7/4/2019, the respondent issued 5 different demand notices to the corporate debtor, raising a total demand of around rupees 15 crore 80 lakhs. हाँ, अब आप ये देखो कि सीआईआरपी हुई है 2017 में और ये डिमांड नोटिस आ रहा है आपका 2019। Issues. The respondent then filed an appeal before NCLAT challenging the order passed by the NCLT. The NCLAT allowed the appeal, thereby directing that the warehoused goods can be released or disposed of as per applicable provisions of Customs Act by the proper officer. Aggrieved by the judgment passed by the NCLAT, the appellant filed a civil appeal before the Supreme Court. Issues. The Supreme Court framed the following issues: whether the provisions of the IBC would prevail over the Customs Act, and if so, to what extent; whether the respondent authorities under the Customs Act could claim title over the goods and issue notice to sell the goods in terms of the Customs Act when the liquidation process has been initiated. Decision. The Honorable Supreme Court for the first issue noted that the Customs Act and the IBC act in their own spheres. However, a bare pursual of Section 142A of the Customs Act provides that the custom authorities would have first charge on the assets of an SSE under the Customs Act, except with respect to cases under Section 529A of the Companies Act 1956, Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and the IBC 2016. Such an exception created under the Customs Act is also acknowledged under Section 238 of the IBC, wherein an overriding power is given to IBC against any other law that may be inconsistent to it. Another reason for the IBC to prevail over the Customs Act observed by the Supreme Court was that the IBC, being more recent statute, clearly overrides the Customs Act. Further, the Supreme Court observed that prior to IBC, different statutes were resulting in the parallel proceedings, and one of the objectives behind the enactment of the IBC was to end the conflict between different statutes. नेक्स्ट है आपका सुनील कुमार जैन वर्सेस सुंदरेश भट्ट एंड अदर्स। Supreme Court has clarified the intricacies that arose on the claim for payment of wages, salaries before corporate insolvency resolution process during CIRP and in liquidation of a corporate debtor. Brief background. The National Company Law
Appellate tribunal dismissed an appeal preferred by the workmen or employees of Messrs. ABG Shipyard Limited corporate debtor against National Company Law Tribunal's order denying relief to them with regard to their claim relating to salary for the period involving corporate insolvency resolution process and the period prior thereto. Aggrieved by the said order, workmen or employees preferred appeal before the Honorable Supreme Court. Issue. The issue dealt was with respect to wages or salaries of the workmen employees during the CIRP period and the amount due and payable to the respective workmen or employees towards the pension fund, gratuity fund, and provident fund. Contentions. The appellants, that is workmen or employees, contended that the salaries, wages, and the dues payable to them during the CIRP period will be qualified as CIRP costs under Section 5, Subclause 13 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and are liable to be disbursed even prior to the amount distributed under Section 53 of the IBC. It was further submitted that the Provident Fund, Gratuity, and Pension Fund amounts remain outside the liquidation estate under Section 36, Subclause 4 of the IBC. On the other hand, the respondent contended that the wages and salaries claimed by the appellants who have done no work during the CIRP period and have not assisted the resolution professional or liquidated during the CIRP would not fall within the parameters of CIRP costs within the definition of Section 5, Subclause 13, Subclause 3 of the IBC. Conclusion. Claims towards wages and salaries for the period during CIRP can only be included in the CIRP costs if it is established that the IRP or resolution professional managed the operations of the corporate debtor as a going concern during the CIRP and that the concerned workmen or employees actually worked during the CIRP and not otherwise. उन्होंने कहा अगर गोइंग कंसर्न आप रखते हो ना तो गोइंग कंसर्न में जो एम्प्लॉयज जिन्होंने काम किया है सिर्फ उन्हीं की सैलरी जो है वो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ऐसे नहीं कि अगर गोइंग कंसर्न स्टेटस आप मेंटेन नहीं करते तो देन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट। विक्ट्री आयरन वर्क्स वर्सेस जितेंद्र लोहिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं मेरे ख्याल, है ना? Yes. Yes, sir. आज इतना कर लेते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इनको और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। Okay. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.